नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का आप सभी का जो एग्ज़ाम है 6 और 7 सितंबर से प्रस्तावित है। उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल किस अवधि का माना जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है ना, वो आपका जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ना, लोहा से जो है अनभिज्ञ थे, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे, पशुपति महादेव की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है धौलावीरा। सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर नियोजन किस पर था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर नियोजन किस पर आधारित था, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 4 का जो आपका करेक्ट हो जाएगा ना, ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस वस्त्र का प्रयोग करते थे। बताइए, सिंधु सभ्यता के लोग किस वस्त्र का प्रयोग जो है अधिक करते थे, बताइए। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है ना, सूती वस्त्र का उपयोग जो है ज़्यादा करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ऋग्वैदिक काल में जो है ना, सरस्वती नदी का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। तो सरस्वती नदी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे, वैदिक सभ्यता के लोग किस धातु को श्यम कहते थे। सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आपका जो हो जाएगा ना यहाँ पे लोहा, ठीक है। लोहा को श्यम कहा जाता था और यह उत्तर वैदिक काल में प्रमुख था। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख कर कौन सा था। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख कर कौन सा था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना, आपका हो जाएगा बलि। बलि कर राजा को दिया जाने वाला प्रमुख था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि वैदिक सभ्यता में सभा और समिति का संबंध किससे था। तो सभा और समिति का जो संबंध था ना, वो आपका लोकसभा समान जनसभा से था, ठीक है। तो आपका जो है बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि वैदिक काल में शिक्षा प्राप्ति का प्रमुख स्थान कौन सा था। तो वैदिक काल में जो शिक्षा प्राप्ति का प्रमुख स्थान था ना, वो आपका गुरुकुल था। गुरुकुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि ऋग्वैदिक आर्यों की मुख्य आजीविका क्या थी। ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख आजीविका जो थी ना, वो आपका पशुपालन थी। तो पशुपालन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था। तो जो बुद्ध का जन्म था ना, वो शाक्य कुल में हुआ था। तो शाक्य कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के समय उनकी आयु कितनी थी। तो बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के समय जो आयु थी ना, वो 35 वर्ष थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि बुद्ध के प्रिय शिष्य और सहचर कौन थे। 13 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, जिन्होंने उनके उपदेशों को आगे बढ़ाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा में किन 3 रत्नों यानी कि त्रिरत्न पर बल दिया है। सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्ध, संघ और धर्म, ठीक है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है, बुद्ध ने किस राजा के काल में धर्म प्रचार किया था। 15 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आपका हो जाएगा बिंबिसार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे, जैन धर्म में संलेखना का क्या अर्थ है। जैन धर्म में संलेखना का क्या अर्थ है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, उपवास द्वारा शांतिपूर्वक मृत्यु प्राप्त करना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। 17 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह सिंबल क्या दर्शाता है। 17 नंबर का बताएंगे आप सभी।
तो स्वास्तिक दर्शाता है। ठीक है, जैन धर्म का प्रमुख प्रतीक स्वास्तिक जो 4 गतियों स्वर्ग, नरक, मनुष्य, तिर्यच का संकेत करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में जीव और अजीव को किसे कहते हैं? जैन धर्म में जीव और अजीव किसे कहते हैं? तो 18 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ना, जीव और अजीव किसे कहते हैं? बताइए आप सभी, 18 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे, बताइए। तो जीव और अजीव जो है ना, जीव का मतलब प्राणी हो गया और अजीव का मतलब वस्तु हो गया, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का बताएंगे कि महावीर स्वामी ने कितने वर्ष तक जैन धर्म का प्रचार किया? 19 नंबर का बताएंगे तो जो है 42 वर्ष तक प्रचार किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का बताएंगे आप सभी कि जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा साधु आचरण से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है अशोक किस मौर्य सम्राट के पुत्र थे? तो जो अशोक थे ना, वो बिंदुसार के पुत्र थे, तो बिंदुसार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हुए? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, आपका कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, तो कलिंग युद्ध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ और शिलालेख। ठीक है, अशोक ने धर्मलेख, शिलालेख और स्तंभों के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट आपका दिया गया 24 नंबर का कि अशोक का धम्म नीति का मुख्य उद्देश्य था? तो मुख्य उद्देश्य था ना धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार हेतु अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका में भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को। ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा था। नेक्स्ट आपका दिया गया है समुद्रगुप्त किस गुप्त शासक के पुत्र थे? 26 नंबर का आप सभी बताएंगे तो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है 27 नंबर का बताएंगे आप सभी कि समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो आपका हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पे 28 नंबर का बताएंगे कि समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है ना भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनकी साधारण सैन्य विजयों के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका दिया गया है समुद्रगुप्त किस कला में विशेष रूप से निपुण थे? 29 नंबर का बताएंगे आप सभी तो आपका हो जाएगा संगीत वीणा वादन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर को बताएंगे आप सभी कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में किस नीति का पालन किया? 30 नंबर का बताइए तो आत्मसमर्पण कर पुनः राज्य सौंपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? तो जो हर्षवर्धन थे ना वो पुष्यभूति वंश से संबंधित है। ठीक है, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित है, तो पुष्यभूति वंश आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी ना वो कन्नौज थी, तो कन्नौज आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि हर्षवर्धन के समय भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो भारत आने वाला जो चीनी यात्री था ना वो ह्वेनसांग था, तो ह्वेनसांग आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है हर्षवर्धन ने किस धर्म को अपनाया था? तो हर्षवर्धन ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन की रचनाओं में कौन सी प्रमुख है? हर्षवर्धन की रचनाओं में कौन सी प्रमुख रचना है? 35 नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजपूत काल की शुरुआत लगभग मानी जाती है, तो आपका जो हो जाएगा 7वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट है चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चौहान वंश की जो राजधानी थी ना वो अजमेर थी, तो अजमेर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है प्रतिहार शासकों की राजधानी कौन सी थी? तो प्रतिहार शासकों की जो राजधानी थी ना वो कन्नौज थी, तो कन्नौज आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि राजपूत काल में त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 वंशों के बीच हुआ? तो 39 का आपका हो जाएगा पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है चौहान वंश का प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान किस युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजित हुए? तो आपका 40 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने प्रारंभ किया था। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण था ना वो किस शासक ने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है सुल्तान ए आजम की उपाधि किस शासक को मिली थी। 43 नंबर का जो करेक्ट हो जाएगा इल्तुतमिश को मिली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किस मंगोल आक्रमण को विफल किया था। 44 नंबर का करेक्ट हो जाएगा कुतलुग खान का आक्रमण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मंगोल आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल किया। 45 नंबर का बताएंगे कि चरानी व्यवस्था यानी कि मिलिट्री सुधार किस शासक ने लागू की। 45 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 46 नंबर का बताएंगे कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी। तो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव जो है ना बाबर ने रखी, तो बाबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है हुमायूं ने अपनी हार के बाद किस शासक से शरण ली थी। तो 47 का आपका हो जाएगा शाह तहमास्प ईरान। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि जहांगीर किस नाम से प्रसिद्ध था। तो जहांगीर जो है ना वो आपका सलीम नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया औरंगजेब ने किस पर दोबारा जजिया कर लगाया था। तो जजिया कर जो है ना हिंदुओं पर लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है आप यहाँ पे कि मराठा साम्राज्य की नींव किसने रखी। तो मराठा साम्राज्य की नींव जो है ना शिवाजी महाराज ने रखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 57 नंबर का कि शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले पर किस वर्ष राज्याभिषेक किया था। तो 57 का जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ना यहाँ पे तो आपका हो जाएगा 1674 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 58 नंबर का बताएंगे। 58 नंबर का प्रश्न है आपका कि शिवाजी ने अपने प्रशासन में भूमिगत व्यवस्था को क्या नाम दिया था। तो 58 का आपका हो जाएगा चौथ सरदेशमुखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शिवाजी महाराज की गुरिल्ला युद्ध नीति को किस नाम से जाना जाता है। तो 59 का आपका हो जाएगा गनीमी कावा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य का शासक कौन बना। तो 60 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा संभाजी महाराज। ठीक है, संभाजी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई। तो आपका हो जाएगा 1600 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे भारत में ब्रिटिशों का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो ब्रिटिशों का पूछा है तो आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है आपका 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था। तो जो तात्कालिक कारण था ना वो आपका कारतूसों में चर्बी का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का प्रथम नेतृत्व किसने किया। तो प्रथम नेतृत्व के बारे में पूछा गया तो आपका हो जाएगा मंगल पांडे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 65 नंबर का कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद किया गया था। तो आपका हो जाएगा रंगून वर्मा में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है अंग्रेजों ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट किसके शासनकाल में लागू किया। तो 66 नंबर का जो आपका करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है अंग्रेजों की नील नीति यानी कि इंडिगो पॉलिसी के कारण कौन सा आंदोलन हुआ। तो आपका हो जाएगा नील आंदोलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि रेल मार्ग का निर्माण भारत में अंग्रेजों ने मुख्यतः किस उद्देश्य से किया था। तो 68 का आपका हो जाएगा व्यापार और सैन्य नियंत्रण हेतु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजों के शासनकाल में भारत को किस रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो 69 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा कृषि प्रधान उपनिवेश। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति किसकी संतुष्टि पर लागू की। तो आपका हो जाएगा मैकाले। ठीक है, मैकाले आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था।
नेक्स्ट आपका दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है ना वो सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? तो जो है सिंगापुर में की थी। सिंगापुर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 75 नंबर का प्रश्न है आपका कि आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो आज़ाद हिंद फौज का जो प्रसिद्ध नारा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गौमुख गंगोत्री हिमनद है। ठीक है, नेक्स्ट है गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जो है ना दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो आपका करेक्ट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो भारत का जो मानक समय है ना 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से देशांतरित है, आधारित है। नेक्स्ट है भारत और ग्रीनविच समय यानी कि भारत और ग्रीनविच समय के बीच कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है ना 1950 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 ईस्वी में शुरू की गई। नेक्स्ट आपका दिया गया है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो कृषि एवं सिंचाई था। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कहाँ पे? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है कि योजना आयोग को किस संस्था में बदल दिया गया? तो योजना आयोग जो है ना वो आपका नीति आयोग बन गया। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ऑपरेशन फ्लड जो है ना 1970 में हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू किया गया। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है और यह दुग्ध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह जो है दुग्ध से संबंधित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जो श्रेय है ना वर्गीज कुरियन को दिया जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट आपका दिया गया है भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में हरित क्रांति का जो संबंध है ना वो कृषि उत्पादन से है। ठीक है, तो कृषि उत्पादन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, MS स्वामीनाथन आपका करेक्ट हो जाएगा भारत में। नेक्स्ट आपका दिया गया भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST को कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में GST को किस प्रकार का कर माना गया है? तो अप्रत्यक्ष कर माना गया है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर माना गया है। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि भारत में नई आर्थिक नीति यानी कि LPG मॉडल कब लागू की गई थी? 93 नंबर का आप सभी को सही जवाब बताना है। तो 1991 ईस्वी में लागू की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। GST परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो GST परिषद की अध्यक्षता जो है ना वित्त मंत्री करते हैं। तो वित्त मंत्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है नेक्स्ट है 1991 के आर्थिक सुधार नीति किस कारण लागू की गई थी? 95 नंबर का आपको सही जवाब बताना है। तो भुगतान संतुलन संकट। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 96 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को जो है ना 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट आपका दिया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपका हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट आपका दिया गया 98 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ब्रिटेन के देश संविधान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये जो है ना अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट आपका दिया गया है भारत का संविधान विश्व का कौन सा संविधान है? बताइए, भारत का संविधान विश्व का कौन सा संविधान है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना आपका हो जाएगा सबसे बड़ा लिखित संविधान। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पे 101 नंबर का बताएंगे आप सभी। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो 102 का हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के अधिकार हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के अधिकार हैं? तो 103 का हो जाएगा गैर न्यायिक, यानी कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो 104 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, अनुच्छेद 44 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में महानिषेध प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर का उल्लेख है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 47। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे होती हैं? 106 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी, बताइए। तो आपका हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी किस नियम से संबंधित है? तो 107 का आपका हो जाएगा परावर्तन का नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गति निर्वात में लगभग होती है? तो प्रकाश की गति जो है ना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, यही होगा, ये गलत दिया गया है। ठीक है, आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, गलती से यहाँ पे जो है टच हो गया। ठीक है, तो आपका 3 × 10⁸ होगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की जो इकाई है ना एम्पियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्रव का ऊपर उठने का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, आर्किमिडीज आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया जल का रासायनिक सूत्र। जल का रासायनिक सूत्र आपका जो है H2O होता है, जानते हैं आप सभी। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का सामान्य सूत्र क्या है? सामान्य नाम क्या पूछा गया है कि सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम? तो आपका हो जाएगा बेकिंग सोडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है ना CH3COOH। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है तैलीय पदार्थ किस प्रकार के यौगिक होते हैं? तैलीय पदार्थ जो है ना लिपिड होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पानी का पीएच का समानता कितना होता है? पानी का पीएच मान समानता कितना होता है? तो आपका हो जाएगा जो 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा जो अंग है ना वो आपका त्वचा है। नेक्स्ट आपका दिया गया 117 नंबर का बताएंगे हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है ना पत्ती में होता है। नेक्स्ट आपका दिया गया मानव शरीर में रक्त का सामान्य प्रतिशत है? तो मानव में जो है रक्त का सामान्य प्रतिशत 5 से 6% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो इंसुलिन जो है ना आपका जो है अंडाशय से निकलता है, यानी कि पेनक्रियाज से। ठीक है, तो साथियों ये थे UPSSC PGT एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको ना कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहाँ से क्लिक करके आप सभी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को।